Yes, ma'am. Providing external सो टुडे वी आर voltage. गोइंग टुवर्ड्स द बाइसिंग। ठीक है, आज हम बाइसिंग की तरफ जाएंगे। हमने ट्रांजिस्टर की 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली हैं। बाइसिंग क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? Ma'am, providing external हम voltage. जब हम यस आयशा, फाइन, गुड। हाँ जी उस्मान, आप भी कुछ बता रहे हैं? यस उस्मान मैम यही बताना था कि एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं। जी, जो हम वोल्टेज देते हैं इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस को, वो वोल्टेज एसी या डीसी होता है? एसी वोल्टेज, डीसी डीसी, यस मैम डीसी डीसी यस, होगा क्योंकि बैटरी वगैरह। फिक्स जो हम डीसी वोल्टेज देते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। यस ओके, मैम। तो आज हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की स्कीम्स देखेंगे। मैनुअल में सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर है, फिर एमीटर बाइस है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन होती है वोल्टेज डिवाइडर है, जिसको मोस्टली यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एमीटर बाइस का बताऊंगी। ठीक है, हम एमीटर बाइस को देखेंगे और उसके बाद हम वोल्टेज डिवाइडर को देखेंगे, ताकि कंपैरिजन हो जाए कि इनमें से कौन सी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो एमीटर बाइस कन्फिग्रेशन किस तरह की होती है और उसमें क्या है, इसको हम बुक से भी देख सकते हैं और इसको हम मैनुअल में से भी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका एमीटर बाइस का सर्किट एक्चुअल में किस तरह का होता है। व्हाट इट मीन्स बाय, इसका क्या मतलब है, एमीटर की बाइसिंग से मुराद क्या है। ओके, सो एमीटर बाइसिंग को वो ये कह रहा है कि एक ऐसी कन्फिग्रेशन जिसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी, उसको हम रीइंफोर्स ज़बरदस्ती उसमें एक एमीटर का रजिस्टर लगाएं, उससे क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप लोग, मैं आपको लैब में करवाऊंगी एमीटर बाइस और वोल्टेज डिवाइडर बाइस। थ्योरी में जब आपने फिक्स बाइस भी देखा होगा तो उसके फिक्स बाइस सबसे पहले आते हैं, फिर एमीटर बाइस होता है। एमीटर बाइस में क्या होता है, एमीटर बाइस में होता ये है कि हम एक उसमें जो फिक्स बाइस से डिफरेंस है वो ये है कि हम एमीटर की रेजिस्टेंस को इसमें लगाते हैं। ठीक है, उससे उसकी स्टेबिलिटी आती है। कैसे आती है वो हम देखेंगे। तो क्या होता है, एक ऐसी कन्फिग्रेशन इन विच बीजेटी इज रीइंफोर्स्ड विद एन एमीटर रजिस्टर फॉर एनहेंसिंग इट्स स्टेबिलिटी विद रिगार्ड्स टू, उसके एम्बिएंट टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। और एक और भी चीज़ होती है जिसपे हमारा दो फैक्टर्स होंगे। दूसरी चीज़ होती है बीटा, करंट गेन। ठीक है, इन दोनों को एमीटर बाइस कन्फिग्रेशन जो है, इन दोनों फैक्टर्स को क्या करती है, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है हमारी कन्फिग्रेशन को। यानी ट्रांजिस्टर की ये वाली बाइसिंग स्कीम स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी एज कम्पेयर टू द फिक्स बाइस। तो एनालिसिस हमने कैसे परफॉर्म करना है, एक बेस एमीटर लूप है, पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम कलेक्टर एमीटर लूप को देखेंगे और उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। ओके, ये इसने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है बेस एमीटर लूप की और कलेक्टर एमीटर लूप की। यही दो हमारी मेन चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम बेस करंट फाइंड आउट कर लें तो उससे हम कलेक्टर का करंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आर ई लगाने का क्या फ़ायदा है, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं क्यू पॉइंट चेंज ना हो, और इसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम बुक से देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, बुक आपको विजिबल है इस टाइम पे? यस मैम। यस मैम, शो हो रही है। ओके ओके, योर बुक इज़ विजिबल। तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 है, उसमें मैं आपको फिक्स प्राइस दिखा देती हूँ और फिर हम एमीटर प्राइस की तरफ आते हैं। इसमें हम सर्किट जो भी हमारा कन्फिग्रेशन होगी, एमीटर बाइस है या वोल्टेज डिवाइडर बाय या फिक्स बाइस तो हम नहीं करेंगे। उसमें यही होता है कि कन्फिग्रेशन में सर्किट को देखने के बाद हमने उसका एनालिसिस करना होता है। इनपुट लूप पे भी हमने एनालिसिस करना है और हमने आउटपुट लूप पे भी एनालिसिस करना है। ठीक है, और करना क्यों होता है, क्योंकि हमने कलेक्टर का करंट फाइंड आउट करना है, उसमें हमने कलेक्टर एमीटर के वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एनालिसिस में देखना होता है। ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास फर्दर जो इसमें चीज़ इन्वॉल्व होती है वो ये होती है कि ये दोनों फैक्टर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं और इनको इसलिए देखना है क्योंकि हमने स्टेबिलिटी को इन्हीं के हवाले से रेफ़र करना है। अच्छा चलिए हम अपनी बुक को स्टार्ट से देख लेते हैं। ये चैप्टर 4 आपका है ही बाइसिंग से रिलेटेड।
और ऑपरेटिंग पॉइंट, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यही ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टोरी है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि एक तो होता है VCE, दूसरा होता है हमारे पास IC। ये दो चीज़ें होती हैं, इनके हवाले से हम अपने सर्किट के ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यू पॉइंट को हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं। और ये वो पॉइंट होता है जिस पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। क्यों? क्योंकि बाइसिंग करने से उसने किसी ने कोई ना कोई करंट IC उससे फ्लो करेगा, ठीक है, और VCE होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा क्यू पॉइंट जो है वो चेंज ना हो, वो फिक्स रहे। वो फिक्स कैसे रहता है? इस बाइसिंग स्कीम के थ्रू हम देखेंगे कि एक एग्जैक्टली हमारे पास एक वजह होती है जिसकी वजह से ये फिक्स रह जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द फिक्स बाइस। फिक्स बाइस को आप देखें, अभी मैंने आपको मैनुअल से भी दिखाया है। फिक्स बाइस में यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि जो आपकी स्कीम है एमीटर बाइस की, उसमें हमारे पास एमीटर का रेजिस्टर मौजूद है, राइट? Yes, ma'am. ये भी फिक्स बाइस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ये लोड लाइन एनालिसिस स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से मैं आपको बताना चाह रही थी कि VCE और IC क्यों इंपॉर्टेंट है। द एनालिसिस दस फार हैज़ बीन परफॉर्म, जो भी इसने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी। और इसमें हम करते क्या हैं, एक इस इक्वेशन में हम एक दफ़ा IC को ज़ीरो करते हैं। IC को ज़ीरो करने से VCE की वैल्यू निकल आती है, फिर हम उसको प्लॉट कर लेते हैं। ये देखें, IC को इसने ज़ीरो किया तो VCE की जो भी वैल्यू आई वो उसने यहाँ पे VCE एक्स एक्सिस पे होता है, यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया पॉइंटर से। लेट्स सपोज कि हमने इक्वेशन लिखी, हमारे पास सर्किट के आर सारे पैरामीटर गिवन थे, हमें पता है VCC कितनी है, हमें पता है RB कितने हैं, हमें पता है RC कितने हैं, सारी वैल्यूज़ गिवन है। और हमारी जो मेन इक्वेशन, लीडिंग इक्वेशन है, वो यही थी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये आप देखें, आपकी इक्वेशन ये है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अब हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के हवाले से हमने जो करना है वो ये है कि एक दफ़ा हम IC को ज़ीरो करेंगे। अगर हम IC को ज़ीरो करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर IC ज़ीरो हो गया, फैक्टर ख़त्म हो गया, इसका मतलब VCE VCC के बराबर आ जाएगा। अगर VCE VCC के बराबर आ गया तो ये देखिए मैं लिखा हुआ है, IC को उसने ज़ीरो किया, VCE VCC के बराबर है। अब आपको पता है VCE की कोई ना कोई वैल्यू आई है, जो भी आपके न्यूमेरिकल में गिवन है वो आप अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज 15 है, यहाँ पे मैंने इसको डॉट के साथ शो कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि अब हमने VCE को ज़ीरो करना है, क्योंकि अब हमने स्टूडेंट्स एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक कर्व थी, अगर आपको ये याद हो, मैं अब इसको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, हालांकि ये बातें आप लोगों को पता है सारी, बट आई डोंट नो। देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक कर्व होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, इस साइड पे IC होता है, इधर VCE होता है, और यहाँ पे हम अपने रीजन्स को डिफाइन करते थे कि सैचुरेशन है, ये एक्टिव है, नीचे कट ऑफ है और ऊपर ब्रेकडाउन, वट एवर। ओके, सो हमारे पास एक्चुअल में क्या है कि हमने जब VCE फाइंड आउट करना था तब हमने IC को ज़ीरो किया था। अब हम देखना चाह रहे हैं कि IC की वैल्यू क्या है। IC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने VCE को ज़ीरो करना है, ठीक है। समझ आइए मैं आपको क्या कह रही हूँ। अब हमने फाइंड आउट करना है IC को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसमें हमने अब हमने वाई एक्सिस को देखना है, IC को देखना है, तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस VCE को ज़ीरो करेंगे। इसको आप ज़ीरो करें तो IC की वैल्यू क्या आएगी, कोई मुझे बता सकता है? इट्स वेरी सिंपल, फ्रॉम दिस इक्वेशन माइनस VCC ओवर आर। यस, VCC ओवर RC आ जाएगा, ठीक है। हमें VCC भी पता होगा कितना है, RC भी हमें पता होगा उसकी फिक्स वैल्यू कितनी है, और हम IC निकाल लेंगे। ये वो तरीका होता है जिससे हम अपने ट्रांजिस्टर में क्यू पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास एक एग्जैक्टली लाइन आ जाती है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली एक लाइन आ गई है।
स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे फिर हमारे पास होता है क्यू पॉइंट डिफाइन होता है जिसपे हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा होता है, वो हम फर्दर एम्पलीफायर्स में देख लेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो क्यू पॉइंट के जो 2 पॉइंट आते हैं ना, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू, ऑपरेटिंग पॉइंट जो होते हैं क्यू, आईसी क्यू होते हैं एक, यानी वाई एक्सिस में कौन सी वैल्यू है, और सेकेंडली हमारे पास होता है वी सी ई क्यू। ठीक है, वी सी ई नहीं क्यू पहले होता है। हम पहले एक्स एक्सिस की नहीं लिखते? हाँ सॉरी, एक्स एक्सिस होता है पहले। यस मैम, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। अच्छा, ये आप लोग कर लें, अच्छा पॉइंट है ये। हमारा तो क्लास में सही जाग रहा होता है, एक्स एक्सिस ही होता है पहले। दिस इज राइट। ओके, इसको आप इंटरचेंज कर लें। अच्छा, अब क्या होगा, ये देखें ये क्यू पॉइंट बना भी हुआ है बच्चों, यही जो मैं बना रही थी ना, आप लोगों को दिखा रही थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये क्यू पॉइंट की स्टोरी थी। तो इसको उसने लोड लाइन का नाम दिया, इसको हम लोड लाइन कहते हैं। और इसमें और क्या है, ओके यस मैम, इस स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास आती है इसे ही कहते हैं लोड लाइन। जी। इसको ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आई नो कि यस आप मैम लोगों, पढ़ा हुआ है। यस मैम, ये हाँ, पढ़ा पढ़ा हुआ हुआ है है। लोड। ये लोड लाइन वाली सारी स्टोरी तो आप लोग पढ़े बैठे हैं थ्योरी में। तो मैं आपको जस्ट ये बता रही थी कि ये ओके, यू नो अबाउट द लोड लाइन कॉन्सेप्ट, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस में ये पढ़ ली है ना, मैं आप लोगों को जल्दी से फार्मूला उसके साथ बता दूँ बस। ओके मैडम। ये देखिए, ये काफ़ी, ये देखिए बच्चों, ये 3 लोड पॉइंट्स हैं, 3 वैल्यूज़ के। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ, ये सारा आर सी, ये जो लोड होता है यही बताता है लोड लाइन पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, एनी हाउ, ये फिक्स प्राइस सर्किट की बात हो रही है। हम आ जाते हैं फिक्स प्राइस में क्या है, हमाद आप बता सकते हो? फिक्स प्राइस में और मैंने ये मैम वो लेक्चर में भी बताया, फिक्स प्राइस में और एमीटर प्राइस में क्या फ़र्क है? मैम मैं बताऊं? जी जी बेटा, आप बता दें। मैम फिक्स बाइस में हमारे पास एमीटर के साथ कोई रजिस्टर नहीं लगी होती, और जो एमीटर है उसके अंदर हमारे पास एमीटर वाला जो साइड है उस पे ये हमारे हमारे पास पास एक रेजिस्टर आ रजिस्टर लगी गई है, होती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गई है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इस रेजिस्टेंस को लगाने से? इस रेजिस्टेंस को लगाने से क्या फ़ायदा होता है? मैम स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा, स्टेबिलिटी में फिर क्या फैक्टर आता है वो मैं आपको बताती हूँ कि स्टेबिलिटी किस तरह से होती है। हमेशा कि जो हमारे पास सर्किट है ये किस तरह से होगा, ये आई बी फ्लो हो रहा है आर बी में से, ये आर सी में से जो फ्लो होने वाला है ये आई सी है, ठीक है, और ये जो आर ई में से फ्लो होने वाला है ये आई ई है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो मौजूद है वो क्या है, ये वी बी ई होगा, जाहिर है ये भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे वी बी ई की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होती है? ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में बताई हुई है क्लियरली।
VBE की वैल्यू क्या होती है? VBE की वैल्यू 0.7 मैम। 0.7 होती है। खैर ये तो न्यूमेरिकल में देखने वाली बात है, लेकिन अच्छा ये VCE हो गया, यानी ये प्लस है और ये हमारे पास हो गया माइनस, ठीक है। अच्छा, अब एनालिसिस हम कैसे करते हैं उसने लिखा भी हुआ है। पहले बेस एमीटर लूप को देखते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को लेके हम कलेक्टर एमीटर लूप पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेस करंट फाइंड करेंगे तभी तो कलेक्टर की तरफ जाएंगे ना। अच्छा, अब इसने यहाँ पे KVL की क्वेश्चंस लगाई हुई हैं जो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप लोग LCA तो पढ़ के आए हैं पिछले सेमेस्टर में। तो KVL की इसने यहाँ पे इक्वेशन लगाई है IB फाइंड आउट करने के लिए। हम ये सारी स्टोरी कर रहे हैं, वो किस तरह से है, वो ये है VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE इज इक्वल टू 0। ये इसने लिख दी इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट में ये भी हमारे पास चैप्टर 3 में उसने बताया हुआ है कि IE जो है वो बीटा प्लस 1 IB के इक्वल है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। बीटा प्लस 1 को हम बीटा IB भी लिख सकते हैं। लेटर ऑन हम इसको फर्दर भी इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि बीटा प्लस 1 को हम सिम बीटा IB लिख देंगे। अब इसने करना क्या है, यहाँ पे हमने IB फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इन सारी इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने IB को हम दूसरी तरफ लेके गए, ठीक है, और IE में हमने IE को हमने इन टर्म्स ऑफ IB लिखा ताकि हम IB को कॉमन कर लें, और हमने IB फाइंड आउट कर लिया, विच कम्स आउट टू बी VCC माइनस VBE RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। ये तो स्टोरी हो गई। अच्छा, इस इक्वेशन में और जो फिक्स प्राइस की इक्वेशन में डिफरेंस है, वो सिंपल जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ ये RE की वजह से आएगा। ये उसने बात की है। अब मैंने आपको पता है फिक्स प्राइस में RE है ही नहीं, तो उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डिफरेंस, उस सर्किट और इस सर्किट में सिंपल जो डिफरेंस है वो RE की वजह से आए। चलें ठीक है, हम देखेंगे RE की वजह से आखिर हम क्यों कहते हैं कि एमीटर स्टेबलाइज सर्किट है। बट इज़ द रीज़न कि हम इसको एमीटर स्टेबलाइज कह रहे हैं। ओके, उसको हम एंड पे देखेंगे। अब हम चलते हैं कलेक्टर की तरफ। अब ये जाएगा कलेक्टर एमीटर लूप की तरफ। कलेक्टर एमीटर लूप की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर है, वो उसमें हमने VCE फाइंड आउट करना है। अब हमने आउटपुट लूप लिया, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE जो भी है इज इक्वल टू 0 किया, और यहाँ से हमने VCE फाइंड आउट कर लिया। तो VCE आपका किसके बराबर आया, VCC माइनस ICRC प्लस RE के बराबर आ गया, ठीक है। और ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जो एमीटर का वोल्टेज है वो बराबर है एमीटर के करंट और रेजिस्टर के एमीटर करंट और एमीटर रेजिस्टेंस के बराबर है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे हम ये चीज़ हमें कैसे हेल्प आउट करती है। एमीटर की हमने बात की है कि एमीटर बाइस्ड है, इसमें एमीटर की रेजिस्टेंस लगी है, उसने स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करवाया है, ठीक है। ये फर्दर इक्वेशन है, इनकी तरफ हम नहीं जाते। यहाँ पे उसने न्यूमेरिकल ले आया है और ये कैसे स्टेबिलिटी आई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक आध इक्वेशन होगी जिसको हम देखेंगे और हम कहेंगे कि दिस वाज द रीज़न जिसकी वजह से हमारा सर्किट जो है वो एमीटर स्टेबिलिटी को इसने इन्वॉल्व किया। स्टेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्किट होता है उसमें आपको पता है क्यू पॉइंट की स्टोरी आई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा IC होता है, VCEQ होता है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो इसका इक्वेशंस के बाद जो हमारा इसमें एडवांटेज वाली बात है वो इस तरह से है कि हमारा जो क्यू पॉइंट होता है वो IC पे डिपेंडेंट है। IC पे डिपेंडेंट है ना क्यू पॉइंट, और नॉट क्यू पॉइंट में IC इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग पॉइंट में। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, होना चाहिए। हमारी होता है, मतलब होना चाहिए क्या, मस्ट है। तो क्यू Yes, पॉइंट ma'am. में हम बात करेंगे कि RE लगाने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। IC जो है वो हमारा क्या है, कलेक्टर का जो करंट है उसके हवाले से अगर हम क्यू पॉइंट की बात करें, कलेक्टर के करंट के हवाले से हम क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा कलेक्टर का करंट है वो जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर होता है, यहाँ पे इसने लिखा भी होगा टेम्परेचर की, इसने बात क्लियर कट लिखी होगी, ठीक है।
स्टेबिलिटी के हवाले से, सच एज टेम्परेचर एंड ट्रांजिस्टर बीटा। ऊपर लिखी हुई है। ये देखें ऊपर भी लिखी होगी। तो एमीटर रेजिस्टेंस लगाने से जो हमें फ़ायदा हुआ है टेम्परेचर और एमीटर ट्रांजिस्टर बीटा का हुआ है। हम ट्रांजिस्टर बीटा को बाद में टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर राइज कर जाएगा किसी भी वजह से, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा आईसी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आईसी हम नहीं चाहते कि बढ़े, हम चाहते हैं हमारा आईसी, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट एक दफ़ा जो आ गया वो फिक्स रहे, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं, हमने उसको डिज़ाइन किया है, एकदम उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो उसका तो वो पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। क्यों पॉइंट ही चेंज हो, ऑपरेटिंग रीजन आपका, आपको नहीं पता चला वो कहाँ गया उसका। अब उसमें ये कैसे होता है कि आईसी में इंक्रीज़ कैसे नहीं आएगा, वो इस तरह से आता है कि जो IE का जो ड्रॉप होता है, एमीटर की रेजिस्टेंस हमने लगा दी है ना, तो जो एमीटर की रेजिस्टेंस है IE का जो ड्रॉप होता है, इसमें क्योंकि इंक्रीमेंट आएगा और वो फिर हमारा इंक्रीमेंट जो है वो आईसी को बैलेंस करवा देगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे हम इक्वेशन के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, आईसी जो होता है वो आपका बराबर होता है बीटा IB। ठीक है, बीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, आईसी आपका बीटा IB प्लस, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा आईसी टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है। बीटा +1, चलें बीटा तो हमने कह दिया कि बीटा इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरा ICBO, ये एक फैक्टर है। ICBO क्या होता है? ICBO होता है करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन। ठीक है, ICBO, और ये लीकेज करंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि आईसी हमारा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आईसी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि टेम्परेचर ट्रांजिस्टर का अगर राइज कर रहा है तो हमारा जो कलेक्टर का करंट है उसमें इंक्रीज ना आए। ठीक है, तो अगर IERE बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका कलेक्टर का करंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपका आई एमीटर का करंट किसके बराबर होता है, IE किस पे डिपेंड कर रहा होता है, IE इज इक्वल टू व्हाट, बीटा +1 IB, बीटा +1 IB हो। हाँ। सो वी वर टॉकिंग के टेम्परेचर के बढ़ने से आईसी बढ़ जाता है, लेकिन IERE का जो ड्रॉप है वो इसको कंपनसेट कर देता है। वो कैसे? वो इस तरह होगा, ये स्टोरी सारी अगर हम IB की इक्वेशन देखें, जो हमने IB की इक्वेशन डिराइव करवाई है, जैसे कहाँ है जी IB की इक्वेशन? IB की इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, IB की हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हवाले से अगर हम देखें तो आप देखें इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है VCC माइनस VBE RB प्लस बीटा +1 RE। इसमें हमारे पास क्या हो गया, I is equal to बीटा +1 IB वाली नहीं होगी? क्या कह रहे हैं आप, क्या बीटा +1 IB वाली ये बेस एमीटर लूप पे जी मैम, बीटा +1 IB is equal to IE वाली इक्वेशन नहीं यूज होगी? VCC माइनस VBE, और यहाँ पे इसने कुछ मिस कर दिया इस इक्वेशन में, क्या किया है इसने? ये आपकी बुक में गलत तो नहीं हो सकता? ये देखिए ना, IERE इसमें इन्वॉल्व है, IERE इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, मैम, आई उन्होंने चेंज नहीं कर दिया बीटा +1 IB करके? हाँ वो उसने कर दिया, बीटा +1 IB कर दिया है, नो डाउट, लेकिन उसने IE को उसने इन टर्म्स ऑफ IB लिखा है। जस्ट मिनट,